नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस नावल क्राई द पीकॉक करने जा रहे हैं। और ये उनका फर्स्ट नावल था जो 1963 में लिखा गया था। तो इसकी कहानी बताने से पहले मैं आपको इस नावल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इन हर फर्स्ट नावल क्राई द पीकॉक, Anita Desai portrays the psychic tumblet of a young, sensitive married girl, Maya, who haunted by a childhood prophecy of a fatal disaster. देखिए, ये जो कहानी है, इस कहानी में अनीता देसाई ने एक यंग मैरिड गर्ल की कहानी बताई है जिसके मन में साइकिक टम्बलेट होता है, जिसके मन में, जिसके दिमाग में क्या है, उथल पुथल चल रही होती है। तो पूरी नावल में माया के दिमाग में चलने वाली उथल पुथल को बताया। अब ये माया कौन है? माया एक यंग मैरिड गर्ल है और ये एक वकील की बेटी थी और इसकी शादी भी एक वकील से हुई थी। एक्चुअल में जिससे इसकी शादी हुई थी गौतम नाम का व्यक्ति था और वो भी एक वकील था और माया के पिता के साथ काम किया करता था। इसका मतलब दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि माया के पिता का ही दोस्त था, तो दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस था। तो उससे इसकी शादी हुई थी और हुआ क्या, हर हस्बैंड नेम इज़ गौतम। शी वॉज अलॉन एट होम विद हर ओनली हर फादर हु वॉज अ लॉयर। तो वो अपने पिता के साथ अकेली घर पे रहती थी, उसके पिताजी भी एक वकील थे। After the death of her mother and her brother having gone to America to carve his own independent destiny, तो माया की माँ की तो मृत्यु हो चुकी थी और उसका भाई अमेरिका चला गया था। अर्जुन था, माया के भाई का नाम अर्जुन था, जो कि अमेरिका चला गया था कि अपनी डेस्टिनी को वो खुद लिखेगा, खुद जीवन में कुछ हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अमेरिका चला गया था। तो अब माया जो थी अपने पिता के साथ अकेली रह रही थी। ओके, शी गॉट ऑल अटेंशन फ्रॉम हर फादर बट फेल टू गेट इट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो अकेली होने के कारण अपने पिता की एकमात्र संतान ही उसके पास रह रही थी, उसके साथ रह रही थी, तो पूरा ध्यान दिया, उसके पिता ने बड़ी केयर की, तो बहुत लाड प्यार दिया, अच्छे से उसका पालन पोषण किया, उसकी हर ज़रूरत पूरी की। लेकिन ये अटेंशन उसको अपने पति से नहीं मिली, ये अटेंशन उसको पति से नहीं मिली। तो इसी कारण से उसके मन में ये उथल पुथल चलती रही। और इस उथल पुथल ने क्या किया, एक तो इसके माइंड में ये उथल पुथल थी कि अपने पिता जैसा प्यार उसको पति से नहीं मिला। दूसरा, एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने एक प्रोफेसी की थी, उस प्रोफेसी के कारण उसके दिमाग में एक उथल पुथल चलती रही जो कि बहुत ही घातक साबित हुई आगे चलकर। नेक्स्ट देखिए, थ्रू माया द नॉवेलिस्ट has tried to stress the great yearning of the woman to be understood by her male partner. माया का जो करैक्टर है, माया के माध्यम से जो अनीता देसाई हैं वो ये बताना चाहती है कि एक औरत जो है, ठीक है, उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि अपने मेल पार्टनर से उसको प्यार मिले, वो उसको समझ सके। तो यही इच्छा इस नावल में बताई गई है माया के करैक्टर के माध्यम से। The cry the peacock is pioneering effort towards the delineating the psychological problem of an alienated person. तो इस प्रकार से ये जो नॉवल का शीर्षक है क्राई द पिकॉक, ये क्राई द पिकॉक नहीं है, क्राई फॉर लव है। अगर समझा जाए तो क्राई द पिकॉक के माध्यम से क्राई फॉर लव बताना चाहती है अनीता देसाई। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अग्रणी प्रयास है कि एक एलिनेटेड पर्सन, मतलब जो कि अकेला रह रहा है, दुनिया की भीड़ में होते हुए भी अकेला रह रहा है, तो उसके मन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसान के लिए घातक हो जाती है। तो ये छोटी सी कहानी है इस नावल की, लेकिन इसमें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रुथ छुपा हुआ है। इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है। अब देखिए, करते हैं इस नावल के तीनों पार्ट। ये नावल जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट वाइज हम करते हैं, आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस नावल का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि माया की शादी गौतम से हो गई थी और गौतम माया के पिता का दोस्त था।
एज में काफ़ी डिफरेंस था और शादी करके वो अब गौतम के साथ दिल्ली में रह रही थी। तो लखनऊ में इनका पूर्वजों का घर था, अब शादी करके वो दिल्ली आ गई। ये दिल्ली का सीन है। अब देखिए क्या है कि शादी इसकी हो गई है, लेकिन शादी से पहले क्या है, एक प्रोफेसी हुई थी। तो उस प्रोफेसी के कारण इसके दिमाग में एक डर बैठ गया था, इसलिए ये अकेलापन महसूस कर रही थी और कुछ जानवरों के साथ, अपने पेट डॉग के साथ ये अपना समय बिताया करती थी, पार्टीज़ में जाकर समय बिताया करती थी, मतलब उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो इसके पास जो पेट डॉग था उसका नाम था टोटो, उसके साथ ये काफ़ी समय बिताया करती थी और अपने मानसिक तनाव को कम कर लिया करती थी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन माया के डॉग की डेथ होगी। तो पार्ट फर्स्ट नॉवल का यहीं से स्टार्ट होता है, बाकी कहानी आगे है। डायरेक्ट पहले माया का जो पेट डॉग है उसकी डेथ को लेकर ये फर्स्ट पार्ट शुरू किया गया। फर्स्ट पार्ट में क्या है, माया's पेट डॉग टोटो डाइड, द कॉप्स ऑफ टोटो ले रॉटिंग इन द बर्निंग सन फॉर द होल डे। देखो, माया का जो पेट डॉग था वो मर गया और उसका जो शव था पूरे दिन धूप में पड़ा रहा, सड़ता रहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इसको घसीट के अंदर ले आएंगे तो अंदर बैड स्मेल हो जाएगी, बुरी दुर्गंध फैल जाएगी। तो माया को फिर भी तरस आ रहा था कि वो डॉग धूप में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है चाहे, लेकिन उसको तरस आ रहा था। उसने क्या किया, माया मूव्ड इट्स लिटिल स्ट्रिंग बैट टू शेडी कॉर्नर अंडर द लाइम ट्रीज। तो वहाँ नींबू के पेड़ लगे हुए थे, लाइम ट्रीज लगे हुए थे, तो रस्सी से बांधा हुआ एक बेड था। तो माया ने घसीट कर वो पेड़ की छाया के नीचे उस कुत्ते को कर दिया। द गार्डनर क्लोज द आइज ऑफ डेड एनिमल। जब ये टोटो मरा तो इसकी आंखें क्या थी, खुली हुई थी। तो माली आया, उसने क्या किया, इस कुत्ते की आंखें अपने हाथों से बंद कर दी, आईलिड्स उसकी बंद कर दी। माया begged him to bury it but he could not do so। माया ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इसको उठाकर कहीं दफनाओ, ठीक है, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो नहीं कर सका। उसने कहा कि सफाई कर्मचारी आएगा, वो उठा के ले जाएगा इसको, लेकिन सफाई कर्मचारी आए नहीं उस दिन। ओके, लेटर इन द इवनिंग हर हस्बैंड गौतम केम। तो शाम को, उस दिन पूरा दिन वो वहाँ पड़ा रहा, शाम को उसका पति घर आया। एट वंस took quick action by telephoning the public works department to send the scavenging truck with men to take the corpse away। तो आते ही उसने क्या किया, आते ही उसने क्विक एक्शन लिया। क्विक एक्शन क्या लिया, गौतम ने फ़ोन कर दिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, कि नगर पालिका वालों को फ़ोन कर दिया कि आके इस शव को ले जाओ, इस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाओ। तो द स्क्वेंजर केम एंड क्रीमेटेड द डॉग। तो जो सफाई कर्मी थे, जो कचरा वगैरह उठाते हैं, वो आए और वो उस ट्रक में लाद कर उस कुत्ते को, टोटो को ले गए और दफना दिया। देन ही केम टू माया एंड कंसोल्ड हर एंड आस्क हर टू स्टॉप क्राइंग। तब वो माया के पास आया और उसको सांत्वना दी और कहा कि रोना बंद कर दो, जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोना बंद कर दो। बट माया वॉज टू मच डिस्टर्ब बाय द डेथ ऑफ हर पेट। लेकिन माया बड़ी व्यथित थी, बहुत ही परेशान थी उस कुत्ते की मौत को लेकर। माया फ्लैड टू हर बेडरूम एंड फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड अलोन। माया अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में चली गई और वहाँ जाकर रोने लग गई, अपने आप को बिस्तर पर गिरा लिया और रोने लग गई। शी बिगेन टू क्राई अगेन बोथ एट ऑन हेल्पलेसनेस एंड ऑफ हर डेड डॉग। तो वो खुद की असहायपन पर, कि कितनी वो असहाय है, कुछ कर नहीं सकती, और उसका जो मरा हुआ डॉग टोटो है वो भी बेचारा कितना असहाय था। मतलब अपने घर में ही उस अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर पा रही है, अकेला महसूस कर रही है। तो इसलिए वो दोनों चीज़ों के लिए रोती है, एक तो उसका कुत्ता चला गया, कुछ वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी इसलिए रो रही थी। तो उसने अपने पति की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसने उसको हौसला दिया लेकिन उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट देखिए, पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड में हम चलते हैं उसकी मैरिज के बाद की कहानी, उसकी मैरिज के बाद क्या हुआ। देखिए, जो पार्ट फर्स्ट है ये डायरेक्ट टोटो की मौत
और 4th ईयर ऑफ हर मैरिज, उसके शादी के 4थे साल में था। अब हम पीछे चलते हैं कि उसकी शादी कब हुई, कैसे हुई और क्या हुआ था उसकी शादी से पहले। तो आफ्टर मैरिज शी एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू प्ले एज फादर विद हर। तो शादी के बाद माया ने ऐसा उम्मीद रखी थी, ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि उसका पति भी उसके पिता के समान उसके साथ खेला करेगा, उसके साथ मौज मस्ती किया करेगा, क्योंकि वो उसमें बचपना था, उम्र अभी कम थी तो बचपना था, तो ऐसा सोचती थी। माया डज नॉट ग्रो अप मेंटली विच रिजल्ट इन सफरिंग। ठीक है, तो माया शारीरिक रूप से तो बड़ी हो रही थी लेकिन मानसिक रूप से वो बड़ी नहीं हो पा रही थी। तो वो वैसा ही अपने पिता जैसा प्यार अपने पति से चाहती थी, जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी। गौतम एक्सपेक्ट्स माया टू बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। गौतम चाहता था कि माया जो है एक मैच्योर पर्सन की तरह बात करे, वैसा व्यवहार करे, बचपना छोड़ दे, बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दे। बट दिस इंक्रीजेस माया सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो इससे क्या है, माया अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गई, उसके मन में असिक्योरिटी, ठीक है, असुरक्षा की भावना बैठ गई। अनसिक्योरिटी मतलब इनसिक्योरिटी, उसके मन में ऐसा भाव हो गया कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, अपने पिता के घर सुरक्षित थी। फर्दर कॉजिंग मेंटल इम्बैलेंस एंड एक्यूट साइकिक टेंशन। तो इससे क्या है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, उसका मानसिक संतुलन क्या है, बिगड़ गया और बहुत ही ज़्यादा उसके मन में टेंशन, तनाव रहने लग गया। उसका जो चित्त था मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से वो परेशान रहने लग गई। तो ये परेशानी की कुछ और भी वजह थी, इसका एक और राज था। वो क्या था, द अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर हैड वंस टोल्ड हर दैट आइदर शी और हस्बैंड वुड डाई विद इन 4 years ऑफ हर मैरिज। तो उसकी टेंशन का एक ये भी कारण था, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि एक एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर, एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर होता है कि जिसकी ये पलकें नहीं होती, ठीक है, गंजे होते हैं और पलकें नहीं होती, इस तरह का जो एस्ट्रोलॉजर होता है तो उसको एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं। तो उसकी आंखें बिल्कुल नीली सी आंखें होती हैं, भूरी या नीली आंखें होती हैं और पलकें नहीं होती उनकी। तो एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने शादी से पहले एक भविष्यवाणी की थी कि शादी के 4 साल के अंदर अंदर या चौथे साल में, शादी के चौथे साल में क्या होगा, विद इन 4 years, 4 साल के अंदर अंदर क्या होगा कि या तो उसकी या उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब उसका भविष्यवाणी करने का क्या है, इस तरह का तात्पर्य था कि बहुत बड़ा लॉस होगा उसको। तो the anxiety caused by this prophecy had diminished her happiness। तो इस भविष्यवाणी से जो उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई, उसने क्या उसकी सारी खुशियों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी उसकी शादी से पहले और ये उसको याद थी। तो इसी चिंता में क्या है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसकी सारी खुशियां ख़त्म हो गई। वो वैवाहिक जीवन में भी खुश नहीं रह पा रही थी। हालांकि उसने एक सहेली बनाई थी लैला और पार्टीज़ वगैरह में जाया करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, उसकी चिंता वैसी की वैसी थी। माया's father wished to keep this secret not only from गौतम but from others as well। तो माया के पिता ने ये बात राज रखी, ना सिर्फ गौतम से बल्कि दूसरों से भी। रीज़न क्या था, बिकॉज सच a revelation might have reduced his daughter's chance of marriage for who would willingly marry a psychic case। तो ये राज माया के पिता ने राज ही रखा, क्योंकि ना सिर्फ गौतम से बल्कि दूसरों से भी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो ऐसे साइकिक केस से कौन शादी करेगा, ऐसे मतलब पागल वो लड़की थी, उससे कौन वो शादी करने के लिए तैयार होगा। इसलिए गौतम को ये बात नहीं बताई गई कि ऐसी भविष्यवाणी हुई है। शी देयरफॉर लुक्स अपॉन हिम एज एंटागोनिस्ट एंड हर साइकिक प्रॉब्लम बिकम एक्सटेंशियल वन। तो इस प्रकार से क्या है, वो गौतम को अपना शत्रु समझने लग गई और बहुत ही बलवती, बहुत ही प्रभावशाली हो गई। उसके जो मन में जो डर या तनाव पैदा हुआ था बहुत ही प्रभावशाली हो गया। फिर क्या होता है, द ट्रबल विद माया इज दैट शी फेल्स टू रियलाइज दैट ईच वन इज डिफरेंट इंडिविजुअल। तो माया को
के साथ क्या प्रॉब्लम है, माया को क्या प्रॉब्लम है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि हर बंदे का अलग अलग व्यवहार होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा उसके पिता का व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उसके पति का हो। तो ये प्रॉब्लम थी माया को। Who necessarily thinks, act and behaves in a different manner from others। तो लोग क्या है, दूसरों से अलग तरीके से सोच सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है सभी एक जैसा काम करें। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर द कंपेनियनशिप लाइक दैट ऑफ राधा एंड कृष्ण। तो वो ऐसा चाहते थे कि उनके बीच जो प्यार हो, जो उनका साथ हो, राधा और कृष्ण की तरह हो, मतलब अपने पति के साथ वो ऐसे रहना चाहती थी। तो सभी अलग अलग स्वभाव होता है, उसके पति का स्वभाव ऐसा नहीं था, वो थोड़ा बिजी रहता था। इट इज़ ए कम्युनिकेशन दैट शी सीक्स द ट्रू मैरिज इन विच बॉडी माइंड एंड सोल यूनाइट। तो हमेशा क्या है, उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती थी, एक ही बात बार बार चलती रहती थी कि सच्ची शादी वो है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का मिलन होता है। ठीक है, मतलब मानसिक रूप से भी आपके पास रहे आपका साथी, और शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी उसकी आत्मा भी आपसे जुड़ी हो। तो इस तरह का कम्युनिकेशन उसको प्राप्त होता था, इस तरह के विचार उसके दिमाग में चलते थे। द शॉट विच द पिकॉक सीक्स व्हेन इट शीज आउट इट्स इनसाइड इन इट्स ट्रिल इंटेंसिंग मेटिंग कॉल्स। तो इसमें क्राई द पिकॉक जो टाइटल रखा गया है, तो जिस तरीके से अपनी मेट मोरनी के लिए, मोर रोता है, चिल्लाता है, ठीक है, पीहन के लिए पिकॉक जब चिल्लाता है, ठीक है, क्रेव करता है प्यार के लिए, तो वो क्राई द पिकॉक है। इसी प्रकार से उस मोर की तरह ये भी क्राई कर रही थी। ओके, तो द क्राइज ऑफ पिकॉक इन द नॉवल रिप्रेजेंट हर क्राइज ऑफ लव। तो इस नॉवल में जो क्राइज ऑफ पिकॉक है ना, उसका खुद की क्राई है, खुद की चिल्लाहट है प्यार के लिए। जैसे मोर अपने साथी के लिए चिल्लाता है, वैसे ही ये एक प्यार के लिए चिल्ला रही थी। तो यही है क्राई ऑफ पिकॉक। तो नेक्स्ट देखिए, शी इज़ ऑब्सेस्ड बाय हर चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर दैट प्रिवेंट्स हर फ्रॉम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ विद हर हस्बैंड गौतम। तो वो इतने ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गई थी इस बचपन की भविष्यवाणी से कि वो अपने पति के साथ क्या एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही थी, अपने पति के साथ एक सामान्य जीवन नहीं जी पा रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या, गौतम स्ट्रेंजली husband Gautam, strangely the albino astrologer may forget her but she cannot forget the astrologer and his prophecy। देखो, बड़ी अजीब बात है कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो तो उसको भूल गया, ठीक है, उसको याद भी नहीं था कि मैंने किसी के बारे में भविष्यवाणी की है, लेकिन वो कभी एस्ट्रोलॉजर उसकी भविष्यवाणी को कभी नहीं भूल पाई कि मुझे ये बात कही है, और इस बात को लेकर वो हमेशा तनाव में रही। इट शोज़ हर सेंसिटिवनेस, इससे उसकी सेंसिटिवनेस का पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा संवेदनशील थी। तो जो भविष्यवाणी उस एस्ट्रोलॉजर ने की थी, उस भविष्यवाणी से वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। हर वक्त उसको ये बात हॉन्ट करती रहती थी, डराती रहती थी कि या तो उसकी मृत्यु होगी या उसके पति की मृत्यु होगी। तो इस तरीके का उसके माइंड में हमेशा चलता रहता था। Then suddenly, during her interval of sanity, an idea hopefully dawns in her mind that since the albino had predicted death to either of them, it may be Gautam and not she whose life is threatened। तब क्या हुआ, अचानक उसके पागलपन की अवस्था में, बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते थे, उसको इंटरवल आ जाता था, कुछ समय के लिए वो होश भी आ जाती थी और कुछ समय के लिए वो पागलपन में चली जाती थी। तो ऐसे ही पागलपन में हल्का सा पागलपन आया और उसने ये सोचा कि जबकि एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की है कि या तो उसका पति मरेगा या फिर मैं मरूंगी, तो क्यों ना ऐसा हो कि उसके पति की लाइफ को ही चुनौती मिल जाए, उसका पति मर जाए और वो बचाए। मतलब वो पागलपन में ये सोचती थी कि अगर दोनों में से किसी एक को ही मरना है तो क्यों ना वो ही मर जाए, मैं क्यों मरूं। तो ऐसा वो सोचने लग गई, ऐसा पागलपन उसके दिमाग में आ गया। देन शी आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हर टू द रूफ ऑफ द हाउस टू एंजॉय कूल एयर।
तब वो जाती है अपने पति के पास। वो किसी केस के सिलसिले में उलझा होता है, तो उसको कहती है कि चलो छत पे चलते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तो गौतम के पास जाती है। गौतम उस समय अपने ही विचारों में खोया हुआ था, किसी केस के सिलसिले में उलझा हुआ था। तो उसको कहती है कि छत पर चलते हैं। ही accompanies her, lost in his own thoughts। वो अपने विचारों में खोया हुआ उसके साथ साथ चल पड़ता है कि उसकी पत्नी उसको कह रही है चलो चलते हैं छत के ऊपर। पासिंग आउट ऑफ द रूम, माया कैचेस साइट ऑफ ब्रॉन्ज शिवा डांसिंग एंड प्रेज टू द लॉर्ड ऑफ डांस टू प्रोटेक्ट देम। तो क्या होता है कि जब वो छत पर जा रही होती है तो वहाँ एक ब्रॉन्ज की बनी, तांबे की बनी हुई शिव की मूर्ति देखती है, जो कि डांस की मुद्रा में था। ठीक है, और प्रे करती है कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी रक्षा करना, मैं छत पर जा रही हूँ। तो उसके माइंड में कुछ चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो शिव से वरदान का रिक्वेस्ट करके जाती है कि मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी रक्षा करना। तो इस तरीके से क्या है, वो ऊपर जाती है। Climbing the stairs, she finds her cat suddenly speeding past them in a state of great alarm। तो जब वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही होती है तो वो क्या देखती है कि एक बिल्ली, ठीक है, एक सफ़ेद रंग की बिल्ली उनके पीछे से बड़े ही चौंकाने वाले ढंग से, बड़े ही अलार्मिंग सिचुएशन में उनके पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है। अब देखिए ये जो वाइट कैट जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये बिल्ली भी क्या है, गौतम ने ला कर दी थी माया को। जब उसका पेट डॉग टोटो मर गया था तो उसका मन लग जाए, यही बिल्ली ला कर दी थी उसको। दे वॉक टूवर्ड्स द टेरेस एंड, वो छत के किनारे तक चलते गए। माया लुकिंग enraptured at the pale hushed glow of the rising moon। तो माया जो है बड़ी ही चिंतित, बड़ी ही व्यथित नजर आ रही थी और चंद्रमा की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। As Gautam move in front of her, she in a fit of frenzy pushes him over the parapet to pass through the immensity of air down to the heavy bottom। देखो, टू द वेरी बॉटम। अब क्या हुआ कि जैसे ही गौतम उसके आसपास चल रहा था तो उसने अपने पागलपन में वो पैरापिट के पास गई। पैरापिट होती है जब हम छोटी सी मुंडेर बना देते हैं, छत के ऊपर छोटी सी दीवार निकाल देते हैं मुंडेर, तो उस मुंडेर के पास उसको लेकर गई और वहाँ से पुश कर दिया, वहाँ से धक्का दे दिया और गौतम जो है नीचे जाकर गिरा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो क्या है इसमें एक उसका साइकोलॉजिकल रेजोल्यूशन सा बताया गया है कि मानसिक रूप से वो ये सोचती है कि अगर एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सच होनी है, दोनों में से किसी एक की मौत होनी है, तो क्यों ना ऐसा हो कि मौत उसी की हो जाए। वो खुद की जान बचाना चाहती थी, डर डर कर जी रही थी कि मुझे मार देगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से मैं यहाँ असुरक्षित महसूस करती हूँ, एक दिन मुझे मार देगा, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है। इसलिए क्या है, उसने सोचा कि इससे पहले ये मेरे को मारे, क्यों ना मैं ही उसको मार दूँ। तो इस चक्कर में वो उसको छत पर लेके जाती है और वहाँ से धक्का देकर उसको मार देती है। तो इस तरीके से गौतम मर जाता है। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड सेक्शन, इसका थर्ड पार्ट जो है, द लास्ट सेक्शन ऑफ द नॉवल शिफ्ट द रीडर फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, द पेरेंटल होम ऑफ माया। देखो इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं कि जो माया है वो अपने माँ बाप के घर पेरेंटल होम में आ जाती है, लखनऊ वापस आ जाती है दिल्ली से। दिल्ली उसका ससुराल था, ससुराल से वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, पहले पागलपन के कारण इसकी ननद नीला और उसकी सासू माँ को उससे अलग कर दिया गया था। नीला इसकी ननद है जिसकी 3 बेटियां हैं और उसने अपने पति पर डाइवोर्स का केस कर रखा है, मतलब वो डाइवोर्स का केस चल रहा है, अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती है वो। तो ऐसी ही कहानी उसकी ननद नीला के साथ भी हो रही है। तो पहले क्या है, इसको दोनों को, ठीक है, उसकी सासू माँ को और नीला को, उसकी ननद को उससे अलग कर दिया गया था, कलकत्ता भेज दिया गया था, लेकिन ये वापस आ जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, माया केम हेयर विथ हर मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ नीला।
तो अब वो अपने मायके लखनऊ में अपनी सासू माँ और अपनी ननद के साथ यहाँ आ जाती हैं। The kind-hearted mother-in-law gave out the death of Gautam as an accident, but Neela could not accept it. जो उसकी सासू माँ थी बड़ी ही दयालु हृदय की थी। उसने सोचा कि ये पागलपन में इसने ऐसा कर दिया। नफ़रत नहीं की उसने माया से नफ़रत नहीं की कि बच्ची थी, समझ नहीं पाई, पागलपन में ऐसा कर दिया। तो उसने क्या किया, उसको माफ़ कर दिया, लेकिन नीला उसको माफ़ नहीं कर पाई। अब होता क्या है, वहाँ जब रह रहे थे तो रात के लगभग 10 बजे थे, एक दिन की बात है। इट वॉज 10 एट नाइट, तो रात के लगभग 10 बजे थे। सडनली दे हर्ड अ क्राई फ्रॉम मायाज रूम। उनको माया के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी कि माया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। नीलाज मदर रस्ट फर्स्ट अपस्टेयर सेइंग दैट माया वॉज फ्राइटेंड एंड समवन मस्ट गो टू हर फॉर हेल्प। तो नीला की जो माँ है दौड़कर छत पर गई, ऊपर उसके कमरे में गई कि माया जो है डर गई है, शायद अकेली है और उसने कुछ देखा होगा या कुछ डर गई होगी और सहायता के लिए हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले वो वहाँ पहुँच जाती है। व्हेन शी रीच्ड देयर शी सा माया स्टैंडिंग नियर द बालकोनी स्क्रीमिंग फ्रेंटिकली। तो जब वो वहाँ पहुँचती है, वहाँ जाकर क्या देखती है कि माया बालकोनी के पास पागलों की तरह चिल्ला रही है। बिल्कुल बालकोनी के पास खड़ी है और पागलों की तरह चिल्ला रही है। दे मेट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिले। तो देयर वॉज साइलेंस, तब वहाँ पर चुप्पी छा गई। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद अनीता देसाई ने कुछ नहीं बताया है, रीडर्स के ऊपर छोड़ा गया है कि इसके बाद क्या होगा। ये एक सस्पेंस पर नॉवल ख़त्म की गई है। हालांकि कुछ रीडर्स का मानना है कि माया ने भी वैसा ही किया होगा। द रीडर्स वर केप्ट गैसिंग टू व्हाट हैपन टू माया एंड हर मदर इन लॉ। तो रीडर पर छोड़ दिया जाता है कि आप गैस कीजिए कि माया के साथ आगे क्या हुआ होगा, कि माया ने अपनी मदर इन लॉ को भी धक्का दे दिया होगा या उसकी मदर इन लॉ ने बदला लेने के लिए धक्का दे दिया होगा या खुद सुसाइड कर लिया होगा। तो ये रीडर्स पर छोड़ा है कि आप गैस कीजिए कि माया और उसकी जो मदर इन लॉ थी उसके साथ क्या हुआ। प्रोबेबली, संभावना है, माया इन अ फिट ऑफ मैडनेस जम्प्ड आउट ऑफ द ओपन बालकनी एंड मेट विद द सेम एंड एज गौतम डिड। तो ऐसा मानते हैं रीडर्स कि माया ने भी सेम वैसा ही किया होगा जैसा गौतम के साथ हुआ है। जैसा उसने धक्का मारकर पहले गौतम को मार दिया, अब खुद इसी दुख से, इसी शर्म से उसने अपने आप को भी उस बालकोनी से नीचे गिराकर सुसाइड कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये नॉवल ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इसकी कहानी समझ आई होगी। तो एक तरह की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई ये नॉवल है, जिसमें पूरी नॉवल में माया के मानसिक विचार चलते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें।